अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। BNP मैंगल के सरबरा अख्तर मैंगल साहब से आज हुकूमती और अपोजिशन वफ्द दोनों ने मुलाकात की है और हुकूमती वफ्द की जानिब से उन्हें इस्तीफ़ा वापस लेने का कहा गया। साथ ही साथ जो अपोजिशन का ग्रैंड अलाइंस है उसकी आज मीटिंग भी थी। अपोजिशन की जानिब से उनको दावत दी गई और अख्तर मैंगल ने अपना नुमाइंदा अपोजिशन के इस ग्रैंड अलाइंस में भेजा है। अख्तर मैंगल ने यह भी कहा है कि जो लोग मुझे इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए कायल करने आए थे, मुझे यकीन है कि मैंने उन्हें कायल करके भेजा है। अख्तर मैंगल के इस्तीफ़े के मामले को आज JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी उठाया है और साथ ही साथ फजल रहमान साहब ने यह भी कहा कि सियासी जमातों को गैर ज़रूरी समझने से बड़ी हमाकत कोई नहीं है। जब भी कहा गया, जब भी मामलात आगे लेकर चलने की बात हुई तो सियासतदानों ने ख़ुद को पेश किया है। उन्होंने अपने अफ़गानिस्तान जाने का जिक्र भी किया है। हुकूमत और अपोजिशन के बीच मुज़ाकरात से मुताल्लिक जो बात हो रही थी, अब उस पर भी हुकूमती जो इत्तेहाद है या हुकूमती जमात, सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है, वो दो धड़ों में नज़र आती है। आज जो हनीफ अब्बासी साहब की तकरीर है जो उन्होंने की, वो देख के लगता है जिसमें वो मशवरा दे रहे थे अपोजिशन लीडर को, PTI के लोगों को, कि आपको बताते हैं कि मुआफ़ी की तरकीब क्या है। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ हिस्टोरिक बातें भी की हैं, जो तारीख़ी हवालों का भी जिक्र किया, लेकिन ख़ुलासा ये कि अपोजिशन को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने जो हालिया बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो मुज़ाकरात की पेशकश थी उसमें किसी किस्म की मुआफ़ी की कोई शर्त नहीं थी और PTI को और बानी PTI को मुज़ाकरात में शामिल करना भी ज़रूरी था। उनके बगैर ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते थे। अब क्या मुस्लिम लीग नून ये सोची समझी एक मनसूबाबंदी के तहत चल रही है या PTI की तरह यहाँ भी हकीकी तौर पे नफाक है, तफरीक है? इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें फिरदौस शमीम साहब ने भी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, ये अपोजिशन के ग्रैंड अलाइंस की मीटिंग के बाद प्रेस टॉक जो है वो हुई है। लतीफ़ खोसा साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें तो बाज़ाब्ता तौर पर अभी कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला नज़र नहीं आया है कि जो पाकिस्तान का जो सियासी मंजर है उसमें कोई नई हलचल पैदा कर देगा। बहरहाल इरशाद साहब, अख्तर मैंगल साहब का जो इस्तीफ़ा है वही इस वक्त सबसे बड़ी डिस्कशन हो रही है। उन्होंने ये कहा कि जो लोग मुझे कायल करने आए थे कि इस्तीफ़ा वापस लें, मैंने उनको कायल करके भेजा है। क्या मुराद ली जाए इससे और आप समझते हैं कि मैंगल साहब इस्तीफ़ा वापस ले लेंगे? देखिए, जो आज की गुफ्तगू है मैंगल साहब की, उन्होंने कहा है कि जो मुझे कायल करने आए थे, मेरा ख़्याल है कि मैंने उनको कायल कर लिया कि मैं इस्तीफ़ा वापस नहीं लूँगा। एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जो मैंने सादा ज़ुबान में बात की है मेरे ख़्याल है उनको समझ आ गई होगी। अब ज़ाहिर बात है मैं द्रावड़ी में या बलोची में या फ़ारसी में तो उनको समझा नहीं सकता। दूसरा ये कि उन्होंने एक सिम्बॉलिकली, एक अलामती तौर पर अपना नुमाइंदा भेज के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में ये तासुर दिया कि मेरा झुकाव किस तरफ है। यानी मैं ये नहीं हूँ कि इस्तीफ़ा दे के कौमी असम्बली की मेंबरशिप छोड़ के घर जाके बैठ जाऊँगा। मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा भी बन सकता हूँ। वो ख़ुद शायद इसलिए नहीं गए कि अभी वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं और मैं समझता हूँ दानिशमंदी हुकूमत ने की है, अपना डेलीगेशन भी भेजा और आज जब सेक्रेटरी असम्बली ने इस्तीफ़ा पेश किया स्पीकर साहब को, जनाब अयाज सादिक साहब को, तो उन्होंने मंजूर नहीं किया। हालांकि नॉर्मली यही होता है कि जब इस्तीफ़ा पेश होता है वो मंजूर हो जाता है, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। तो मैं तो कल भी यही कह चुका हूँ कि ये अपोजिशन और हुकूमत दोनों को मिलकर उनको समझाना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि ये हालात जो इस वक्त बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर दुश्मन जो खेल रहा है हमारा, वो ऐसे नहीं है कि जो लोग आईन पाकिस्तान और फेडरेशन की बात करते हैं उनको इर्रेलेवेंट कर दिया जाए। और मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी पते की बात की कि आप इर्रेलेवेंट कर रहे हैं, साइड लाइन कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने बिल आखिर अवाम की नुमाइंदगी करनी है, जिन्होंने बिल आखिर असम्बली में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के कानून साजी करनी है, इदारों को मुश्किल से निकालना है और कौम को आगे लेके चलना है। वो अगर इर्रेलेवेंट हो गए तो फिर देखिए, मैं एक बात कहा करता हूँ कि हमने
हुसैन शहीद सोहरवर्दी को साइडलाइन करने की कोशिश की, कर दिया, बल्कि नतीजा क्या निकला, मुजीबुर रहमान को भुगतना पड़ा। कराची में हमने जमीयत उलमा पाकिस्तान मौलाना नूरानी की जमात को और जमात इस्लामी को साइडलाइन किया जनरल ज़िया उल हक साहब ने, तो फिर MQM भुगतनी पड़ी, वो MQM जहाँ रोज़ाना लाशें उठती थी जी। यहाँ KPK में TTP को भुगत रहे हैं। तो ये गलतियाँ हम बार बार क्यों सही है, करेंगे? ठीक है, ठीक है शाह साहब। जो लोग आइन की बात करते हैं, जो लोग फेडरेशन की बात करते हैं, उनके गिले शिकवे कुछ गलत भी होंगे, ठीक है, उनकी बिल्कुल ठीक है। नाजबरदारी कर लें, बजाय इसके कि उनकी नाजबरदारी फिर करनी पड़े। सही है। जो पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं और हमारे नज़रिए को भी नहीं मानते, आइन को भी नहीं मानते, और उनके साथ फिर आपको बात करनी पड़े। शाह साहब, नकवी साहब से जानते हैं। नकवी साहब, अब बहुत ज़्यादा सहाफ़ती हलकों में भी ये बात हो रही थी, आप लोग बैठे हैं, पॉलिटिकल एंटिटीज़ बैठे हैं, सियासी जमातें बैठे हैं, बात करें। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो मुज़ाकरात की दावत दी थी उसमें तो कोई शर्त ही नहीं थी, और ये बात भी क्लियर है कि PTI के बगैर और आपके बानी के बगैर मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन दूसरे एंड पे आपकी जमात में उलझाव है। एक धड़ा कहता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, एक धड़ा कहता है कि हमें सियासी जमातों से भी मुज़ाकरात करने चाहिए। तो ये मुज़ाकरात की जो बेल है ये मंडे क्यों नहीं चढ़ती? अच्छा, अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा बलूचिस्तान के मामले पे बोल लूँ। जी, देखिए, फरमाइए। बलूचिस्तान एक रास्ता व ज़ख़म है, सिमरिंग वुंड है, और कितनी पुरानी हो गया ये, आज उसको कितने साल हो गए, 50 साल से ज़्यादा हो गए। अगर ये हम अपनी कलेक्टिव फेलियर ना माने कि हमने बलूचिस्तान के इश्यूज को टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बलोच पीपल वी हैव फेल्ड टू एड्रेस, यानी बलोची अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक हमने जो कि जमहूरियत के समर उनको पहुंचाना था, हम उसको पहुंचाने में नाकाम हो चुके, और दुश्मन उनकी इस बदजनी का फ़ायदा उठा के इस मुल्क में इंतशार पैदा कर रहे हैं। यानी जितनी भी हुकूमतें रहीं बिलशमूल PTI के, हम सबको ये नाकामी माननी पड़ेगी कि वो तवज्जो, वो तरीक़ेकार जिससे बलूचिस्तान के ज़ख्मों पे मरहम रख जाए और वहाँ के अवाम को जमहूरियत पसंद और पाकिस्तान पसंद बनाने में हम नाकाम हो गए। जी, अच्छा नकवी साहब, अब जो सवाल था मेरा, ज़रा उसको रिस्पॉन्ड कर दें। मुज़ाकरात पे आप लोग उलझाव का शिकार क्यों हैं? जी, पहली चीज़ ये देखिए, हम में कोई खिंचाव नहीं है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। हमारे यहाँ एज अ जमहूरी पार्टी हमारी लीडरशिप अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करती रहती है। हमारी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारे इलामिये में आती है, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग में आती है। एवरीवन हैज अ राइट टू गिव अ पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो ये नहीं कहते ये मेरी जमात का पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहते। हम लोग सब बड़े क्लियर हैं कि हमारा मैंडेट चुराया गया, इसमें तो कोई राय नहीं है, पूरी पार्टी कहती है, कोई दो धड़े की बात नहीं। अब इसके अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक ये है कि ट्राइब्यूनल्स के जरिए इंतज़ार करके जंग वहाँ लड़के अपने मैंडेट को वापस लिया जाए, और दूसरा ये है कि ये ट्राइब्यूनल्स कभी फैसला करेंगे ही नहीं, ये ट्राइब्यूनल्स कभी बनेंगे नहीं, और जब तक फैसला आएगा वो 5 साल गुजर जाएंगे, जैसे कि माजी में ट्राइब्यूनल्स का रिकॉर्ड रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी ये ट्राइब्यूनल्स बैठेंगे तो वो आरओ हजरात जिन्होंने फॉर्म 47 इशू किया है वो क्या जवाब देंगे कि ये फॉर्म 47 हमने किसके कहने पे चेंज किया। इस्लामाबाद के 3 हलके खुले, पैटर्न ने पूरा ऑडिट कर दिया। अब आरओ जवाब देना कि ये नतीजा तब्दील कैसे हुआ, वो क्या जवाब देगा। नकवी साहब, बुनियादी तौर पे सवाल ये है, देखिए बुनियादी तौर पे सवाल ये है, अभी गुजरात का गालिबन विर्क साहब वाला मामला था, उसमें आपको शिकस्त हो गई। अब ये भी है कि उमर अयूब साहब खुद अपने हल्के का स्टे लेके आए हुए हैं। तो ये जो 45-47 वाला आपका मामला है, जूझू अगर जहाँ जहाँ से फैसले हो भी रहे हैं वहाँ से भी कोई खातिर खा कामयाबी तो आपको हुई नहीं है।
दूसरा, जो बातें आप कर रहे हैं जब हुकूमत आपकी थी, यही बातें मौजूदा लोग भी किया करते थे। बुनियादी सवाल ये है हमारा कि आप लोग इल्ज़ाम भी दे रहे हैं इदारों को और वहाँ से आप खैर भी चाह रहे हैं, वहाँ पे आप मुज़ाकरात भी चाहते हैं, कभी कहते हैं नून लीग लड़वाना चाहती है, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी। पॉलिटिकल लोग क्यों नहीं बैठते? इनके बैठने में क्या अमर माने हैं? अब अगर हुकूमत फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है तो आपको बैठने में क्या हर्ज है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि कोई हर्ज है। बात ये है कि डायलॉग किससे होता है? डायलॉग इज बिटवीन द people who are running the affairs and those who are suffering from their affairs. Running the affairs में आप कह दीजिए कि ये कठपुतली हुकूमत शहबाज शरीफ की जो है वो हुकूमत चला रही, नहीं चला रही। आप बता दीजिए, कहें शहबाज शरीफ साहब कि मैंने सुबह 7 बजे दरवाज़ा खुलवाया था जेल का, मैंने दरख्वास्त की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आज की तारीख का जलसा पोस्टपोन कर दो और 8 सितंबर को, देखो मैं कमिश्नर की परमिशन दे रहा हूँ, तो मैं 8 सितंबर को कोई रुकावट नहीं हुई। अगर उन्होंने कहा था तो हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने तो एक दिन पहले ही कैंसिल कर दिया था, उन्होंने तो इंतजामिया ने तो एक दिन पहले कैंसिल कर दिया था। ये सुबह 7 बजे दरवाज़ा, वो तो आपका अपना खौफ था जिसकी वजह से जलसा कैंसिल हुआ। नहीं, हम दरवाज़ा क्यों खोला जेल का? नहीं, अब नकवी साहब बात तो ये है, दरवाज़ा खोला और 8 सितंबर की मैंने कोई एप्लीकेशन डाली थी कि मुझे 8 सितंबर ये 22 नकवी साहब आप ये आपका मौक़िफ़ ये है या पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, खा वो गैर मशरूत मुज़ाकरात पर ही आमादा हूँ, यही आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं। देखिए, बात सारी ये है कि लेट्स कॉल अ स्पेड। आपने कहा कि जी ये सीटों में आप हार रहे हैं, भाई आप थोड़ी सी एनालिसिस भी कर लीजिए ना, हरवाए जा रहे हैं या हार रहे हैं जी। अगर नहीं, वो आपका पॉइंट आ गया, वो आपका पॉइंट आ गया, वो आपका पॉइंट आ गया कि ये जो ट्रिब्यूनल से मामलात दुरुस्त नहीं होंगे, आपकी पार्टी के एक बड़े ग्रुप का ये कहना है, दूसरा ग्रुप चाहता है कि जी कोई और तरीका अख्तियार किया जाए। लेकिन हर्ज क्या है कि अगर आप एक सियासी ग्रुप के साथ या सियासी इत्तेहाद के साथ बैठ जाएं और जो आइन के हवाले से, जो इलेक्शन के हवाले से आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके मुतालबात हैं, वो सारे धड़े मिल जुल कर तय कर लें ताकि कोई फिर मुदाखलत कर ही ना सके। देखिए, हमारे जितने मुतालबात हैं वो सारे मुतालबात उनको पता है। हमारे कोई सीक्रेट मुतालबात नहीं है। हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए, हमें कोई ये नहीं चाहिए कि आप हमें परसिक्यूट नहीं करेंगे, जितना चाहें करें, जो अगर हमने जुर्म किए हैं आप उनकी सज़ा दें। हम तो खुद कह रहे हैं अगर 9 मई में कोई हमारे लोग मुलव्विस पाए जाएं आप उनको ज़रूर सज़ा दीजिए, हम नहीं रुकावट बनेंगे। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें जो कुछ चाहिए अपने मुल्क के लिए चाहिए। हमने अवाम के मैंडेट को वापस कीजिए। पहले तो फिर इतराफ़ करना पड़ेगा ना कि आवाम का मैंडेट चोरी हुआ। हमारे पास जब नकवी साहब जब वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे और एजेंडे पर ये इलेक्शन 8 फरवरी के नतायज होंगे तो वो इनडायरेक्ट मान रहे होंगे कि ये मुतनाज़ इलेक्शन है। मैं उसकी मिसाल दूंगा 77 में, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। 77 में इल्ज़ाम भुट्टो साहब पर था कि उसने धांधली की, उसने अपोजिशन का मैंडेट चुराया, इलेक्शन को और जमहूरियत को दागदार किया। लेकिन सारी अपोजिशन जो थी वो भुट्टो के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रही थी और बिलाखिर मनवा लिया था कि जी नए फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, आप भी बैठ जाएं और ये बात मनवा लें। सर, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने तारीख़ के इतने अच्छे वाक़े को, और यही मतबा नज़र मेरा है जी, जहाँ तमाम सियासी जमातें एग्री भी कर जाएं लेकिन पीछे से चलाने वाला कोई और हो तो फिर पीएनए और पीपीपी के डायलॉग की कोई हैसियत नहीं रही। आखिर में वही हुआ जो ज़ियाउल हक चाहता। आपने मेरे पूरे आर्गुमेंट नहीं आपकी आर्गुमेंट, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। नहीं देखें, आप ये मानेंगे कि अगर उन मुज़ाकरात को तूल ना दिया जाता, भुट्टो साहब मुल्क से बाहर ना चले जाते, हफ्ता 10 दिन पहले मुआहदा हो जाता तो कोई सबूताज नहीं हो सकता था। ताखीर की वजह से मामला खराब। आपकी राय
मेरे ख्याल से जवलक बहुत पहले फैसला कर चुके थे कि अब उन्हीं ने दोबारा हुकूमत में आना है। इससे पहले क्या हुआ था, सिकंदर मिर्जा कब आए थे, उसके बाद अयूब खान आ गए, उसके बाद यहिया खान आ गए, उसके बाद अच्छा नकवी साहब बात ये है जो आप सिंपल बात है, आज आप उसूल की बात करते हैं, आप उसी इस्टेब्लिशमेंट से खैर भी मांगते हैं जिसको आप सारे मसाइल की जड़ भी कहते हैं। दूसरा 2018 में जो आप आए थे, क्या आप उस पे कौम से माफ़ी मांगते हैं कि आपका आना भी गलत था? जी पहली चीज़ तो ये है, अगर कोई साबित कर दे, आज भी दोबारा साबित कर दे, आज तो इनकी हुकूमत है ना, ये इंक्वायरी करें और निकालें कि किस किस सीट पे पीटीआई ने ये धांधली की थी जिसकी वजह से ये इलेक्शन नहीं जीतते। आज तो हम हुकूमत में नहीं है ना, करें और बाकायदा उस इलेक्शन कमीशन के लोगों को निकालें, उन सब लोगों को सजा दें जिन्होंने पीटीआई के साथ ताउन किया था, और तारीख में लिख दें कि जो लोगों उससे मुस्तफीद हुए थे उनको आइंदा कभी तारीख में अगले 10 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। मैं तैयार। अच्छा कमाल है वैसे ये आपकी ऑफ़र, वैसे हुकूमत को ये ऑफ़र माननी चाहिए। अब आप ये फरमाएं कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी आपके बाहमी इख्तलाफात दूर करने के लिए, चूँकि आप भी कराची में, सदर साहब भी कराची में हैं, तो वो कमेटी कहाँ तक पहुँची, कोई तनाज़ात तय हुए? बज़ाहिर तो इख्तलाफात उस वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। देखिए ये ऐसी चीज़ है कि ये कमेटी जो थी वो रिकन्सिलिएशन की थी जी, उसका पहला मकसद ये नहीं था कि वो कोई सज़ा और जजा या अदालती निज़ाम की है। इट्स अ रिकन्सिलिएशन, वन मैन रिकन्सिलिएशन कमेटी। जी मेरे आपके इख्तलाफात, मेरे आरिफ अलवी के इख्तलाफ, मेरे वाली मोहम्मद ख़ान, उमर अयूब के इख्तलाफात जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उनके कोई मानी नहीं है। हमारे सामने 2 बड़े मकसद हैं और हमें हासिल करने हैं। एक मकसद मेरे चेयरमैन की रिहाई है और दूसरा मकसद मेरा लूटा हुआ मैंडेट, अवाम का मैंडेट वापस अवाम को दिलाना है। बाकी जो छोटे छोटे इख्तलाफात हैं उसमें सबको बिठा के समझाना है कि ये सारे मसाइल इतने बड़े नहीं हैं, आप लोग हदूद में रह के काम कीजिए, और अगर कोई गलत बयान या गलत फहमी की बुनियाद पे या रंजिश है तो भाई हम बड़े के हैसियत से आरिफ अलवी साहब किसी की सरजनिश कर देंगे, किसी के गले में लगा देंगे और हालात को बेहतर करने की कोशिश। 8 सितंबर को आप फिर जलसा कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के एक तो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी आज जारी हुए हैं और अदालत में उन्होंने दरख्वास्त दी है कि वो बीमार हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि 8 दिन तक वो नहीं पेश हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 8 सितंबर के जलसे में भी वो शरीक नहीं होंगे। तो ये जलसा होगा 8 सितंबर को या सिर्फ ऐलानात ही होंगे माजी की तरह? देखिए बात यह है कि आपके ख्याल से पीटीआई को क्या करना चाहिए? पीटीआई को परमिशन दी जाती है और परमिशन फिर जलसे से एक दिन पहले डिसेंड कर ली जाती है, विड्रॉ कर ली जाती है, वापस ले ली जाती है। उसके नज़दीक पीटीआई के पास जो रास्ते थे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चली गई। पहले कोर्ट गई, फिर कोर्ट ने तारीख दिलवाई, कोर्ट के सामने वादा किया 2 दफ़ा और उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे चली गई। हम अगर रिएक्शन नहीं दिखा रहे तो हमारी कमज़ोरी है। एक तो ये फतवा हो सकता है, हमारी बुर्दबारी है, दूसरा फतवा ये हो सकता है। और जिस तरह से आप उकसा रहे हैं हम सब, पूरा मीडिया, तो आप ये चाहते हैं लड़ जाओ, गर्दन कटा दो। जब तुम गर्दन कटा दोगे तो फिर हम तुमसे कहेंगे वाह वाह, या कहेंगे तुम फसादी थे। ये हकीकी आज़ादी की जंगें तो ऐसे नहीं लड़ी जाती। ये आपके नारे थे जो हम आपको याद करवा रहे हैं, नुकसान ही रहे आपको। ये मेरा मीडिया, ये मेरे भाई जो मुझसे प्रोग्राम करवा रहे हैं, ये सब भूल जाएंगे कि 4 दफ़ा कमिश्नर साहब ने परमिशन वापस ली है और हमें दीवार से लगाया है। और पीटीआई को पिछले 8 माह से अदालतों के चक्कर लगा रही है कि हमें परमिशन दो कराची में जलसा करने की। जी बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपके वक्त साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, ये जो सियासी मामलात हैं ये तो चलते रहते हैं, रोज़ ही हम इस पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन हम ये सोच रहे थे अभी पिछले दिनों भी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, चीन है, वो ये कहते हैं कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें। IMF भी हमें ये कहता है कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी बात की थी कि हम जो बरामदात का हदफ है उसको $60 अरब तक ले जाएंगे। करंटली हम $32 अरब पे हैं, 31-32 के करीब है। बांग्लादेश $48 अरब पे है। इंडिया तो कहानी ही और है, 200 से ऊपर, वो तो सिलसिला ही और है ना। अब हमारे यहाँ जो मेरा बुनियादी सवाल है, गाड़ियाँ बने, मोबाइल फ़ोन बने, लैपटॉप बने, दवाइयाँ बने, ख़ाम माल बाहर से आएगा, पुर्ज़े बाहर से आएंगे, गाड़ी का इंजन तक हम नहीं बना सके, पुर्ज़ा तक हम नहीं बना सके। क्या इसमें एक रुकावट ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग के बजाय असेंबलिंग सेगमेंट बन चुके हैं और यही बुनियादी वजह है कि हमारी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रही? देखें अब्बास साहब, 2-3 वजूहात हैं बड़ी। पहली तो बात यह है कि इस मुल्क में एक ऐसा इल्म और इख्तरा दुश्मनी का रवैया है हुक्मरान अशराफिया की तरफ से कि नई सोच पर पाबंदी, नई इख्तरा पर पाबंदी, जो आप जो कुछ सोचते हैं उसके इजहार पर पाबंदी। तो वो जब आपका माशरे का इन्वायरमेंट ये हो तो फिर कोई शख्स क्यों सोचेगा कि मुझे कोई नया रास्ता अख्तियार करना चाहिए। वो मक्खी पर मक्खी मारेगा। अगर हमारा धागा कॉटन यार्न जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है तो बस होता रहे। यानी जो हम 1 मन जो कॉटन यार्न करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जितने पैसे आते हैं, अगले उसमें से 1 किलो में वो कपड़े बना के तो हमें उसी कीमत वापस करते, एक गांठ जो होती है, और यही देख लें बाकी कुछ होता है। ये गाड़ी पर कितना लोहा खर्च लगा होता है एक गाड़ी पर, 1 टन होता होगा, 2 टन होता है गाड़ियों का। अब हम उसी पे यकीन रखते हैं कि बस हमारा 1 टन लोहा बिक जाए काफ़ी है। हम ये नहीं सोचते कि इसको अगर गाड़ी की शक्ल देंगे तो ये करोड़ों में चला जाएगा। आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, KP के और गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल, इधर चले जाएँ, बेल्ट जो है वहाँ चले जाएं तो वहाँ जो फल है, वहाँ जो पत्थर हैं कीमती जवाहरात जो हैं, वो यहाँ से दुबई जाते हैं पॉलिश हो के। जो हम एक ट्रक के पैसे लेते हैं वो 1 किलो के पैसे वसूल करते हैं। ठीक। तो ये एक है तरीका, आसान कोशी है। और लेकिन उससे सबसे बड़ा ये है कि अगर ये काम कोई करना भी चाहे तो रियासत के इदारे रुकावटें डालते हैं, हौसला अफजाई नहीं करते। आपकी बिजली महंगी है, आपकी लेबर महंगी है, आपके 100 किस्म की आपने मंजूरी NOC लेने हैं, वो महंगे हैं। सही है। उसके बाद आपने रिश्वत देनी है कई महकमों को, वो महंगे हैं। तो ये कई वजूहात हैं। इरशाद साहब, ये वजूहात आपने बयान की हैं। इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कुरैशी साहब, ज़ाहिर है जो आपका शोबा है, इंडस्ट्री जो है वो इंजीनियर्स, ये ह्यूमन रिसोर्स चलाते हैं, आप लोग एक्सपर्ट्स चलाते हैं, साइंटिस्ट चलाते हैं। 25 करोड़ आबादी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एटमी ताकत हैं। एक्सपोर्ट हमारी 32 करोड़ है, $32 अरब है, सॉरी। क्यों है ऐसा? फैसल साहब, ये जो आपने बात की है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और $32 अरब कब से हम यहाँ फंसे हुए हैं और आगे क्यों नहीं जा रहे, तो इसमें 2 सेगमेंटेशन हो गए। पहली सेगमेंटेशन तो मैं ये कहूँगा कि हम दुनिया के साथ नहीं चल रहे, और दुनिया जहाँ जा रही है इस वक्त 5th और 6th जनरेशन की बात हो रही है टेक्नोलॉजीज के अंदर, और हम अभी तक 2nd और 3rd जनरेशन के अंदर अपने आप को ले जा के समझते हैं कि हम अपने मुल्क को खुशहाल कर सकते हैं और हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। और पहली बात तो ये जहन नशीन करनी चाहिए कि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो उसको दुनिया के साथ चलना है। अच्छा, अब आज जो इस वक्त सबसे बड़ा हमारे जो अलमिये हैं, वो सबसे बड़े अलमिये हमारा ये है कि जिस तरह अभी शाह साहब कर रहे थे बातें, जो बता रहे थे, और बिल्कुल ये सारी ट्रेजिडीज हैं। मतलब अब आपने देखें, आपने एक
इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, ईडीबी बनाया हो। अब वो क्या कर रहा है मुझे बताएं ना जी। आज भी इंडस्ट्री वहां खड़ी है जहां आज से 25 साल पहले खड़ी थी। वो बनाया इसलिए गया था कि हम इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है उसको पाकिस्तान के अंदर बनाए, डिलीशन लिस्ट बनाए कि कौन सी चीजें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करेंगे। फैक्ट्री को इजाजत दें कि आप इतने अरसे के दौरान आपने 100% जो है वो सही है। पाकिस्तान में मैं कुरैशी साहब आपकी तरफ आता हूँ। इरशाद साहब, ये जो मैन्युफैक्चरिंग का है बात, हमारे यहाँ हम बड़ा फ़ख्र करते हैं जी हमने गाड़ियाँ बना दी हैं, गाड़ी पाकिस्तान असेंबल्ड है, इंजन हम जापान से मंगवाएंगे, अरबों डॉलर पिछले कई सालों से ये लीकेज नहीं हो रही क्या? नंबर वन। दूसरा, कौन सी साइंस है? अगर हमने सेकंड जनरेशन पे, जिसमें कुरैशी साहब बात कर रहे हैं, ये थर्ड जनरेशन पे ही काम करना है तो वो रेप्लिका ही है, उसको तो हमने कॉपी करना है, उसमें कोई इन्वेंशन तो नहीं करनी है हमने, तो वो बनाने में क्या रुकावट है? ये जो बात कुरैशी साहब कर रहे हैं ना, रिलेशन प्रोग्राम, मुझे याद है कि जनाब 1988 में डॉक्टर महबूबुल हक साहब ने ये कहा था कि अगले 5 साल या 8 साल में 10 साल में, और उस वक्त वज़ीर सनत थे जनाब शुजात हुसैन साहब। उन्होंने कहा था कि इतने अरसे में गाड़ियां जो हैं मुकम्मल, उनके हर चीज़, यानी टायर भी यहाँ का बना हुआ लगेगा, उसमें स्टेपनी भी उसकी यहाँ की बनी हुई लगेगी, उसके अंदर फ़ैन जो होता है वो भी लगेगा, इंजन का हर पुर्जा यहाँ बनेगा। आज कितने साल हो गए उसको? 35 साल। 35 साल बाद भी आज वहाँ के वहाँ हम खड़े हुए। सही है। ज़रा कुरैशी साहब से, कुरैशी साहब यही सवाल आपसे है, और आप अपनी जो बात कर रहे थे ज़रा उसको कंटिन्यू भी कर लें। अब गलती कहाँ पे हुई वो भी पॉइंट आउट कर दें, आगे बढ़ने की गुंजाइश कितनी है? अच्छा, आप देखें, ये जो इस वक्त हमें, मैं जब सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन की बात कर रहा हूँ, आप तो ये सिस्टम ही सारा खत्म हो गया ना जी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, एक नए रेवोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। अब हमें पुरानी गलतियों से सबक सीखने के बाद फौरी तौर पे नई रिफॉर्म्स करनी चाहिए। अच्छा, अब आपको यकीन करें कि 32 बिलियन डॉलर को 64, 60, 70 बिलियन डॉलर करने में कोई देर नहीं लगती। 1 साल के अंदर आप ये कर सकते हैं। और जो सिर्फ आपने कॉपी दुनिया को करना, आजकल दुनिया स्किल की तरफ जा रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। आज डिग्री खत्म हो गई है दुनिया के अंदर। आज जो डिग्रीज हैं वो आउट ऑफ कैंपस शुरू हो रही है, कैंपस बाउंड्रीज खत्म हो रही हैं दुनिया के अंदर। आज का सबसे बड़ा बिजनेस एक्सपोर्ट का जो है वो जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके नीचे बेशुमार शोबे हैं। अच्छा, आपने यूथ पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा है, आपको पता है। और जो यूथ हमारे पास मौजूद है स्किल्ड, उसको करने के लिए सिर्फ 4 से 6 महीने दरकार है। आप 4 से 6 महीनों के दौरान इनको डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज बढ़ा के, आप यकीन करें कि 6 महीने के बाद $1000 यहाँ बच्चा घर बैठ के लैपटॉप पे कमा सकता है। लेकिन ये अमल कौन शुरू करेगा? मतलब आप अमल शुरू करना कि उनको ट्रेन किया जाए मास लेवल के ऊपर, और उनको ट्रेनिंग दी जाए। और ये गवर्नमेंट के साथ साथ मैं समझता हूँ कि हम हर वक्त गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर का भी हक है। जो इंडस्ट्री यहाँ पे बैठी है, जो इंडस्ट्री इस वक्त जिसको रिक्वायरमेंट है इन सारी चीजों की, उन्हें भी CSR करनी चाहिए। और उस CSR में आगे आके अपने यूथ को ट्रेन करें। और जब उस यूथ को ट्रेन करेंगे, $1000 का मतलब सर आप 3 लाख की बात कर रहे हैं। कुरैशी साहब कताकाने में माफ, मेरा सवाल ये है कि ये जो कुछ करना चाहिए हुकूमत को भी, इंडस्ट्री को भी, प्राइवेट सेक्टर को भी, वो क्यों नहीं कर पा रहा? नीयत की खराबी है, या हमारे अंदर क़ुव्वत फ़ैसला नहीं है, हम कर नहीं पाते, या इन्वायरमेंट नहीं है ऐसी? बिल्कुल सर, ये हुकूमत की तो हमेशा ही नीयत की खराबी होती है, रिस्पेक्टिव ऑफ कोई गवर्नमेंट हो। मैंने ये बिल्कुल बागे दौल ये बात आपसे कर रहा हूँ। और जो प्राइवेट सेक्टर भी है ना, प्राइवेट सेक्टर भी मैं समझता हूँ कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा जो इसको करना चाहिए। कंट्रीब्यूशन दुनिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट बनाते हैं। हाँ, CSR जब मैं कह रहा हूँ, इनकी सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, कि ये अपना जो अल्लाह ने इनको दिया है उसमें से खर्च करें और इस कौम को आगे लेके जाएं। अब मैं आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने बात की, इस वक्त आप UNDP की रिपोर्ट उठा के देख ले। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, रिपोर्ट कह रही है कि आज ये बिजनेस दुनिया का $6 ट्रिलियन, $6 खरब का बिजनेस है ये।
और पाकिस्तान का इसमें ऑफिशियल शेयर, लीगल शेयर 2 बिलियन है, अनऑफिशियल जो शेयर हम कहते हैं $3 बिलियन का। इंडिया इस वक्त 283 कुरैशी साहब, जो आप बात कर रहे हैं, कुरैशी साहब बात आपकी बिल्कुल ठीक है। स्किल डेवलपमेंट जो है वो हमारे पास एक रास्ता है। मेरा सवाल ये है कि हम स्किल तो डेवलप कर लेंगे, उसके लिए हमें कंप्यूटर यूज़ करना है, एनर्जी के लिए हमें सोलर पैनल यूज़ करने हैं, वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करने हैं, लैपटॉप करने हैं, उसमें जो चिप्स लगती हैं, उसमें जो सामान लगता है, हम वो बनाने से क्यों कासिर हैं? क्या हमें वो बनाने की ज़रूरत नहीं है? क्या आज तक हमें अगर मोबाइल फ़ोन भी बनाना है तो हम पुर्जे बाहर से मंगवाएंगे, उनको हम जोड़ेंगे? तो ये भी तो पैरेलल चीज़ें हैं ना, ये भी तो सपोर्टिव हैं। इसके लिए इंजीनियरिंग काउंसिल का किरदार, इंडस्ट्री बोर्ड का किरदार क्या है, और आगे अब हमें करना क्या होगा? जो कर दिया वो तो सामने ही है सबके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इंजीनियरिंग काउंसिल का जो बड़ी आपने राइट क्वेश्चन किया, राइटफुल क्वेश्चन है। देखिए, इंजीनियरिंग काउंसिल का किरदार ये है कि ये यूनिवर्सिटीज को एक्रीडेट करते हैं और उनको ये जो उसके जितने करिकुलम है, ये इंजीनियरिंग काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हमने इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं शुरू की। पूरे पाकिस्तान के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8वें सेमेस्टर तक के तमाम करिकुलम को बदलाना चाहिए, ताकि जब बच्चा सेकंड सेमेस्टर का बच्चा दुनिया में 1000 से लेके $3000 कमा रहा है यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में बैठ के। हमारे हॉस्टल में बैठ के भी $1000 कमा सकता है। जरा सोचें, बच्चे यहाँ पे 25,000 की नौकरी को तरस रहे हैं। मैं $1000 3 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ कि अगर ये लेकिन कोई ऐसा मसला ये है कि वो $1000 बेचारा कमाने के लिए जब बैठता है तो पता चलता है इंटरनेट स्लो है या इंटरनेट आ ही नहीं रहा, वो क्या करे? आपने ये देखें, ये वो बातें हैं कि इसका सोल्यूशन भी है, जो और सोल्यूशन मौजूद है इसके अंदर, लेकिन ये बातें हुकूमत की हैं कि इनको ठीक करे। और फिर वरना फिर वो बच्चे को पता कि जब ट्रेन हो जाता है तो वो फिर टिकट पकड़ता है, जाके दुबई में बैठ के काम करता है। तो खुदा के लिए ये मैं गवर्नमेंट को बरी जुम्मा नहीं कर रहा, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क को अगर खुशहाल बनाना है, इस मुल्क की आपने $100 बिलियन के ऊपर एक्सपोर्ट को लेके जाना चुटकी का काम है। ये मैं मुझसे जो भी बड़ा से बड़ा अरस्तु है बैठ के आपके चैनल के ऊपर आके मुझसे डिस्कस कर ले, मैं उसको बताता हूँ कि 1 साल के अंदर आप $32 बिलियन से उठा के $50-60 बिलियन पे इकोनॉमी को कैसे फिगर के साथ बात करूंगा। सही है। और इसके लिए जरूरी है आप पाकिस्तान आगे बढ़ने, जब तक यूथ ने आगे नहीं बढ़ना, यूथ ने खुशहाल नहीं होना, पाकिस्तान सही है। अच्छा, ये कुरैशी साहब ये फरमाएं कि हमारे यहाँ जो $1000 कमाने वाला बच्चा भी अपनी मुश्किलात बयान करता है कि मुझ पर क्या कदगने हैं और किस तरह मुझे मुश्किलात पेश आती हैं। दूसरा ये है कि जो हमारे इदारे हैं उनके अंदर इनोवेशन बिल्कुल नहीं है, और अगर वो कोई नई चीज़ हम बना भी लें, हमारा नौजवान इंजीनियर साइंटिस्ट, तो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, उसकी कोई हौसला अफजाई नहीं होती। मैं मिसाल देता हूँ, 2020 में 21 में हमने दावा किया था कि हमने बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट वेंटिलेटर तैयार कर लिए हैं जो एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो मंसूबा कहाँ गया? कितने एक्सपोर्ट हम वेंटिलेटर कर रहे हैं और कितने पैसे उससे कमा रहे हैं? आपने पुरानी सारी यादें ताज़ा कर दी हैं और बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखें, उस वक़्त कोविड-19 के अंदर जो वेंटिलेटर था नायाब था। आप यकीन करें कि जो $6000 का था वो $60,000 पे नहीं मिल रहा था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। हमें ये असाइनमेंट दी गई कि आप ये हमें वेंटिलेटर डेवलप करें। हमने रातों को बैठ के, जहाँ पे घर से सर्विस शुरू हुई थी, हम पाकिस्तानी काउंसिल के अंदर रातों के 2-2 बजे तक बैठे हैं। पूरी दुनिया से हमने नॉलेज को इकट्ठा करके फाइनली हमने वेंटिलेटर बना दिया। अब वो वेंटिलेटर जिस वक्त गया है अपने मिनिस्ट्री के पास, हेल्थ मिनिस्ट्री के पास, उन्होंने कहा थी कि यहाँ पे FD की स्टैंप लगाएं, CDA की स्टैंप होनी चाहिए। वो खुदा के बंदो, इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं FD की स्टैंप लेके आऊँ, यहाँ पे इसके ऊपर लगाऊं, और फिर आप क्यों नहीं चलने दिया? उन्होंने माफिया था। और मैं आपको यकीन करूं कि मैं इस केस को लेके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की टेबल तक ले गया हूं। मैं इस केस को लेके उस वक्त के जो
जो हमारे मनसूबाबंदी के मिनिस्टर थे उनके पास लेके गया हूँ, मैं हर कॉरिडोर में गया हूँ। मैंने कहा जी कि ये तो हमने पेशेंट पे चेक कर लिया है और आपके आर्मी के हॉस्पिटल्स के अंदर बैठ के उसको चेक किया एंड इट वाज वर्किंग वेल। तो आप इसके लिए मतलब इमीडिएट कोई सोल्यूशन दें और इसको इस्तेमाल करें। आप यकीन करें कि वो आज भी वेंटिलेटर मार्केट में नहीं जा सका, मैं आज की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये जो रेड टेपिज्म हमारा है, अच्छा ये क्या खराबी, इसकी खराबी सबसे बड़ी क्या है? इस मसले का एक हल है, हमने इस मुल्क के ऊपर अनपढ़ लोगों को बैठाया हुआ है, जो ब्यूरोक्रेसी हमारी ग्रेजुएशन करके मुल्क के पूरे निजाम की मालक बनी हुई है। जब तक आपने इसके जो सेक्रेटरी लेवल का बंदा है, जो वहां पे आप काबल और जो बंदा उस इल्म को जानता नहीं बैठाएंगे, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। दुनिया में आप सब मुल्कों की मिसाल ले लें, चाइना की ले लें, ताइवान की ले लें, इंडिया की ले लें, सिंगापुर की ले लें, वहां पे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अनपढ़ आते हैं, लेकिन वहां पे सेक्रेटरी जो होता है ना, वो इल्म आता होता है अपनी मिनिस्ट्री का। मुझे बताएं कि ये हर फन मौला है, इनको इंजीनियरिंग भी आती है, इनको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग भी आती है, उसके बाद मेडिकल को भी जानते हैं, फाइनेंस को भी जानते हैं। ये हर फन मौला कैसे हो सकते हैं? सही, खुदा के लिए। अच्छा, अब ये तो एक हर्डल है। देखें कुरैशी साहब, इस सिस्टम को नहीं इस सिस्टम को बदलना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो रुकावट है। पॉलिसीज़ भी हमारे यहाँ बन जाती हैं लेकिन हमारे यहाँ उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। राइट नाउ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हो या इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड हो, हमने ऐसा कौन सी वैल्यू एडिशन की है, या किस फील्ड में आप समझते हैं? आईटी के बारे में तो सब बात करते हैं, आई के बारे में तो सब बात करते हैं, मैं ह्यूमन हैंडलिंग पे बात कर रहा हूँ, जो मशीन हैंडलिंग है। पाकिस्तान के पास क्या पोटेंशियल है? पाकिस्तान किस में मज़ीद एक्सेल कर सकता है? एकेडमिया इंडस्ट्री को इकट्ठा कर दे। ये पूरी दुनिया में रिसर्च आगे उस वक्त बढ़ती है जब इंडस्ट्री एकेडमिया को जो आगे देती है कि मुझे ये चीज चाहिए, फिर इंडस्ट्री जो है एकेडमिया उसको बना के देती है। हमारे मुल्क में आज भी एकेडमिया इंडस्ट्री का कोई लाइजोन नहीं आपस में। आप स्टैनफोर्ड को देख लें, ऑक्सफोर्ड को देख लें, इनके एंडोमेंट फंड को देखें, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। वो कहाँ से पैसा आ रहा है? वो यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी की एकेडमी है, जो वहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो नॉलेज देते हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर बैठ के इंडस्ट्री के सोल्यूशन देते हैं, और ये सोल्यूशन फिर देरपा होते हैं, और ये बिलियन डॉलर्स के होते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं। हमारा यकीन कर लें कि ये, मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे कोई अच्छा ब्यूरोक्रेसी की जगह वहाँ पे एजुकेशनिस्ट बैठा हो, ज़राअत के अंदर एग्रेरियन बैठा हो, इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियर बैठा हो, मेडिकल के अंदर मेडिसिन वाला बैठा हो, तो ये मुल्क भागने लगेगा। इसमें सारा पोटेंशियल मौजूद है। मैं इस बात को बाय करने को तैयार ही नहीं हूँ कि इस मुल्क के अंदर नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि आरिफ साहब माशाल्लाह, मैं इनको अपने यूनिवर्सिटी लेवल से जानता हूँ, इनका नॉलेज है, आप अच्छे एंकर हैं, आप अच्छे यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं। फैसल साहब आप कर सकते हैं, मैं नहीं भी यहाँ बैठ के बात कर सकता क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। मुझे उस फील्ड में जाके आप ट्राई करें, आप मेरे स्ट्रेंथ देख लेंगे। तो असल में ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, मैं हाथ जोड़ के बात करता हूँ आपसे कि प्लीज ये हमें सारे चैनल्स को, सारे मीडिया को ये बात करनी चाहिए, जो बंदा काबिल हो उसको सीट पे बैठाएं। अगर इस मुल्क को आपने आगे लेके जाना है, वो सही फैसले करेगा, इस मुल्क को आगे लेके जाएगा। अगर आपने इसको अच्छा कोई साहब ये फरमाएं, ये महंगी बिजली, महंगी गैस, रेड टेपिज्म मौजूद है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक्सपोर्ट दोस्त नहीं हैं, इसकी मौजूदगी में भी आप समझते हैं महंगी लेबर भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी मौजूदगी में एक्सपोर्टेबल आइटम्स हम बढ़ा सकते हैं और अपने एक्सपोर्ट को हम 60 अरब डॉलर या 100 अरब डॉलर तक ले जा सकते हैं, या बस इसी उसमें एक साइकिल में हम घूमते रहेंगे? देखें, बिजली महंगी सिर्फ एक वजह से हो रही है, IPP। वो आप यहाँ पे कई मीटिंग्स कर चुके हैं, आप माशाल्लाह सारे चैनल कर रहे हैं। इसका एक सोल्यूशन मौजूद है। नया व्हील इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, इन्वेंटेड व्हील है। इन्वेंटेड व्हील सलमान अपने जो किंग ऑफ सलमान है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने एक व्हील इन्वेंट किया जब वो आए थे, आपको याद है?
उन्होंने अपने 8-10 बंदों को 7 स्टार होटल में ठहराया था 1 हफ्ते के लिए, और उसके बाद वो डॉलर सारे दे के तो वापस चले गए थे अपने अपने जहां उन्होंने सफर करना था। ये जो इंजीनियरिंग होती है ना, इंजीनियरिंग जहां खत्म हो जाती है ना, तो हम इंजीनियर कहते हैं जुगाड़ लगाए वहां पे, और जब जुगाड़ लगता है तो काम ठीक हो जाता है। अब ये नहीं, वो तो फिर टेबल पे जुगाड़ पे ही चल रही है मुल्क एक अरसे से। एग्रीमेंट नहीं कर सकते। सही है, वो तो इनको 7 स्टार होटल में अपना मेहमान बनाएं, और इंशाल्लाह आपको 1 हफ्ते के अंदर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और जी, जब तक बिजली पावर रिलेटेड प्रोजेक्ट को आप बिजली सस्ती नहीं होगी, या आप ये प्रोजेक्ट नहीं चल सकते, और आप इनकी एक्सपोर्ट नहीं करवा सकते। जी, ठीक। बहुत शुक्रिया जावेद सलीम कुरैशी साहब, आपके वक्त पे आप हमारे साथ मौजूद थे। शाह साहब प्रोग्राम करिए आपका, आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।